हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट का हम लोग जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बीयू पटना का क्वेश्चन पेपर है। ठीक। अगर आपको ऑडियो का इशू हो रहा है तो आप ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट इन दे एंड देयर कॉजेज। डिस्प्यूट कितने तरह के होते हैं और उनका क्या क्या कारण है? हाउ डज ए डिस्प्यूट गेट्स रिजॉल्व्ड इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होता है? बात समझ में आ रही है? तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सर डिस्प्यूट होता है कितने तरह का है, उसका क्या क्या कारण है, और पार्टनरशिप में डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होता है उसका जानकारी होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्यूट होता है क्या। तो डिस्प्यूट एक तरह का डिसएग्रीमेंट है। जैसे मान के चलो दो बंदा है। ठीक है। वो कुछ और चाह रहा है, दूसरा कुछ और चाह रहा है, तो जब दोनों का मत आपस में नहीं मिलेगा, दोनों का सोच आपस में नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा? डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जब दोनों एक बात पे एग्री नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा? विवाद होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्प्यूट एक तरह का क्या डिसएग्रीमेंट है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में होता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियन, इंटरेस्ट, राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है। लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, इंटरेस्ट अलग हो सकता है, राइट अलग हो सकता है, ऑब्लिगेशन अलग हो सकता है। ये सब की वजह से ऐसा होता है। इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड बिजनेस डिस्प्यूट्स आर कॉमन एंड मस्ट बी रिजॉल्व इफेक्टिवली। प्रोफेशनल प्रैक्टिस का अगर बात किया जाए या फिर बिजनेस वगैरह में, तो इस तरह का डिस्प्यूट होते रहता है, आपसी मतभेद होते रहता है। लेकिन अगर समय रहते हुए रिजॉल्व नहीं हो पाया तो आने वाले समय में ना काफी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स का बात किया जाएगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट होता है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। दिस अराइज व्हेन वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट कब होता है? जब मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में होता है। तो मान के चलो एक पार्टी जो है अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है या फिर अपने काम से मुकर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसमें आपका क्या है, किस किस तरह का एग्जांपल आता है? डिले इन कंप्लीशन, नन पेमेंट, डिफेक्टिव वर्क, वेरिएशन, स्पेसिफिकेशन, ये सारा चीज इसके अंडर कवर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए। फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है। दूसरा कैटेगरी क्या है? फाइनेंशियल डिस्प्यूट। दिस रिलेट टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या फिर पेमेंट डिफॉल्ट्स, इस तरह का चीज इसमें आ सकता है। बात समझ में आ गई? तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में हमारा जो है बहुत तरह का चीज आता है, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आपका हो गया, फायदा नुकसान की बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट हो गया, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी को लेकर डिस्प्यूट हो गया। तो इस तरह का जो है घटना यहाँ पे होते रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए। टेक्निकल डिस्प्यूट्स का अगर बात किया जाए, अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग, डिजाइन डिफेक्ट्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिकेशन इशू, ये सब को लेके जो है हमारा टेक्निकल डिस्प्यूट होता है। जैसे किसी को कुछ और तरह का डिजाइन बनाना है, यहाँ पे डिजाइन जो है बदल चुका है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारा जो है डिस्प्यूट हो सकता है। चलिए, अगला हमारा जो डिस्प्यूट का कारण हो सकता है वो हमारा पार्टनरशिप डिस्प्यूट हो सकता है। दो पार्टनर के बीच में हो गया, मतभेद हो गया, तो वहां पे आपका जो है पार्टनरशिप डिस्प्यूट हो सकता है। विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस तरह का जो है घटना यहाँ पे घट सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेबर डिस्प्यूट्स का अगर बात किया जाए तो लेबर डिस्प्यूट जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में होता है रिगार्डिंग वेजेस, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी एंड बेनिफिट्स, ये सब को लेकर जो है लेबर डिस्प्यूट यहाँ पे चलते रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए। तो हमारे पास जो है अभी तक में हम देख लिया कि सर कई तरह का डिस्प्यूट पॉसिबल है, मतलब आपसी मतभेद तो होते ही रहता है। समझ गए ना? तो इसी में हम लोग जो है अब ये समझते हैं कि ये जो आपसी मतभेद हो रहा है, ठीक है, वो होता किस किस कारण से, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है एम्बिगियस और ये प्योरली ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट, इसके वजह से होता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होता है। पेमेंट डिले की वजह से होता है। पुअर मैनेजमेंट की वजह से होता है। नॉन कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से होता है। पर्सनल डिफरेंस की वजह से होता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है। ये जो है आपका जो है डिस्प्यूट का कई सारा कारण ये सब हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट मतलब जैसे मान के चलो दो लोग आपस में पार्टनर है, वहां पे आपको अगर डिस्प्यूट खत्म करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है या फिर क्या क्या ऑप्शन है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट्स इन पार्टनरशिप फॉर्म्स आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दो पार्टनर के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, आपसी मतभेद होता है, तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको सुलझाने का काम करता है। अब ये होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि हमारा जो इसमें मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है कि आपस में जो मतभेद हुआ उसको खत्म करने का हमारे पास क्या तरीका है? म्यूचुअल नेगोशिएशन। पार्टनर डिस्कस इश्यूज ओपनली एंड ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट्स एमिकेबली। पार्टनर जो है ओपनली डिस्कस करता है, ठीक है, और सेटल करता है डिस्प्यूट को आपस में बैठ के। बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों पार्टी आपस में बैठ के बात करने के लिए तैयार है, मुद्दा को यहीं खत्म किया जाए। ठीक है, जो भी इशू है इसको यहीं पे दबा दिया जाए भाई, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्या है? एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार मोस्ट पार्टनरशिप डीड कंटेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉजेज स्पेसिफाइंग प्रोसीजर। हमारा जो ज्यादातर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, उसमें हमारा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलते रहता है क्लॉज वगैरह को लेकर के कि इसमें ये लिखा हुआ था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, आप ये कर दिए वो कर दिए, ये सब चीज के लेके भी बहुत सारा चलता है। ठीक है, चलिए, आर्बिट्रेशन की वजह से होता है। इफ मेंशन्ड इन डीड मैटर इज रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन अंडर आर्बिट्रेशन लॉ। अगर आपका डीड में यानी कि आपका जो वसीयत है या फिर जो पेपर बना हुआ उसमें अगर कोई चीज लिखा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा तो ये आपको जो है नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है? आपसी मतभेद यही सब वजह से होता है। उसके बाद होता है मीडिएशन की वजह से। ए न्यूट्रल मीडिएटर फैसिलिटेट्स कॉम्प्रोमाइज। एक न्यूट्रल मीडिएटर जो है आता है और इस विवाद को खत्म करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? मेजॉरिटी डिसीजन। रूटीन मैटर्स में बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी वाइल फंडामेंटल इश्यूज रिक्वायर अनोनिमस कंसेंट। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर छोटा मोटा चीज है तो मेजॉरिटी करवा के, मेजॉरिटी वोटिंग करवा के ना कि कौन इसके पक्ष में कौन इसके विरोध में, उसको पकड़ के हम लोग वहां पे केस सॉल्व करवा देते हैं। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल इशू है, बात समझ में आ रही है, तो अनएनिमस कंसेंट मतलब वहां पे जो है कंसेंट की बात की जाएगी, सहमति ली जाएगी, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इफ डिस्प्यूट बिकम्स irreconcilable the firm may be dissolved by agreement or court order। अगर आपका डिस्प्यूट जो है बहुत ज्यादा बात बढ़ चुका है तो फिर आपको जो है कोर्ट ऑर्डर्स की मदद लेना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, डिस्कस रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन कॉन्ट्रैक्टिंग, हाउ इज रिवर्स एक्शन टेकन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग में रॉन्ग प्रोसेस को डिस्कस कीजिए और रिवर्स एक्शन कैसे लिया जाता है ये भी आपको बताना है। बात समझ? अब अगला सवाल क्या कहता है? डिस्कस रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन कॉन्क्रीट, और इसमें ये जो है रिवर्स एक्शन, इस पे हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस क्या होता है हमारा। Wrong practices in contracting refer to unethical or illegal activities carried out by contractors or officials during tendering and execution process। रॉन्ग प्रैक्टिस मतलब जो आप गलत काम कर रहे हो उसी को रॉन्ग प्रैक्टिस कहा जाता है। जो कि कोई इलीगल एक्टिविटी अगर तुम कर दिए, अनइथिकल काम कर दिए, मतलब ये नहीं करना चाहिए था तुम जो है कर दिए, ठीक है, किसी को जो है अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जबकि ओपन बिडिंग होना चाहिए था, तो इस तरह का इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो रॉन्ग प्रैक्टिस मतलब कोई काम जो है आप गलत तरीके से करें उसको हम लोग रॉन्ग प्रैक्टिस कहते हैं। रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग में रॉन्ग प्रैक्टिसेस क्या होता है ये चीज का हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा जो है बिड रिगिंग। ठीक है, बिड रिगिंग में हम लोग क्या करते हैं? कोल्यूजन अमॉन्ग बिडर्स टू मैनिपुलेट टेंडर प्रोसेस। हम लोग जो है बिडर्स के बीच में कोल्यूजन करा देते हैं ताकि हम लोग टेंडर प्रोसेस को डाइवर्ट कर दें, मतलब उसको जो है घुमा फिरा जो है टेंडर की इधर उधर छेड़छाड़ करना, ये जो है बिड रिगिंग के अंदर आता है। बात समझ में आ रही? दूसरा है ब्राइबरी एंड करप्शन। मतलब अगर कोई काम तुम सही तरीके से करवा सकते हो लेकिन फिर भी तुम जो घूस देने का काम कर रहे हो, ठीक है, इसमें तुम मनी चाहे गिफ्ट ऑफर कर रहे हो, ठीक है, किसी काम को लेके, तो ये हमारा जो है ब्राइबरी और करप्शन के अंडर आ सकता है। तो ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग प्रैक्टिस है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा बिड रिगिंग हो गया, दूसरा ब्राइबरी और करप्शन हो गया, तीसरा हमारा जो है अंडर क्वेटिंग अनबैलेंस्ड बिडिंग। क्वेटिंग एक्सट्रीमली लो रेट्स टू विन कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटर क्लेमिंग वेरिएशंस। जैसे कि मान के चलो कोई आदमी ऐसा किया ना कि अगर हमको टेंडर लेना है, बहुत एकदम कम दाम का वो टेंडर जारी करवा दिया, ठीक है, और बाद में वो क्या कह रहा है कि आपका जो है
अब इससे हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको और पैसा चाहिए, ठीक है, हम जो है इसमें काम नहीं कर पाएंगे, तो ये सब हमारा क्या गलत तरीका है भाई। तुम स्टार्टिंग में बोल देता हमसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया, कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी टू रिड्यूस कॉस्ट। तो ये सब कारण हमारा जो है हो सकता है, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, काम खराब हो गया हमारा। फॉल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे मान के चलो किसी के पास काम करने का अनुभव नहीं, लेकिन वो कह दिया हाँ भाई हम 100 को काम ऐसा किए हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको जो एक्सपीरियंस नहीं, आप उल्टा सीधा बोल के टेंडर तो ले लिए, लेकिन इससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस मतलब जो सही है वही बोलिए, उल्टा सीधा बात को घुमा के काम करने का काम नहीं कीजिए। चलिए, अगला हमारा क्या है सर, रिवर्स एक्शन टेकन। रिवर्स एक्शन टेकन में हमारा क्या होगा, रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। हम लोग को जो एक्शन लेना चाहिए था हम उसके विपरीत एक्शन ले लिए, करना चाहिए था कुछ और, कर कुछ और दिए। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिवर्स एक्शन टेकन में सबसे पहला हमारा आता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी कैंसल्ड फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, आपका जो कंडीशन खराब है इसके वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट इसका कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है ना, माना निगेटिव वे में एक्शन लिया गया, काम खराब होने की बाद जो अगर आप निगेटिव वे में एक्शन ले रहे हैं वो हमारा क्या है, रिवर्स एक्शन टेकन है। ठीक है, जैसे अगर तो कोई काम पूरा नहीं कर पाया, काम खराब कर रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दे भाई जब आ गया से, तुम काम नहीं कर पा रहा है। ब्लैक लिस्टिंग कर दिया, मतलब आप जो है फ्यूचर में कोई अब इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको जो है लिस्ट से नाम हटा दिया गया। ब्लैक लिस्टिंग तो आप समझते ही है। ठीक है, उसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, 40 फीट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में भी कॉन्फिस्टिकेटेड। ठीक है, आपका जो है 40 फीट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, वो पैसा नहीं लौटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, फाइनेंशियल पेनाल्टीज इम्पोज्ड फॉर डिले, आपने डिले किया है इसके वजह से आपको जो फाइनेंशियल पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक ना। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर एक्शन अंडर एंटी करप्शन लॉ, एंटी करप्शन लॉ के तहत आप पे जो है क्रिमिनल प्रोसीजर चलेगा, आप पे जो है कार्रवाई की जाएगी। बात समझ में आ रही है। रिकवरी प्रोसीडिंग का अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट जो है रिकवर करता फाइनेंशियल लॉस को लीगल प्रोसेस के थ्रू। ठीक ना, तो इस तरीके से अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आप पे जो है रिवर्स एक्शन भी लिया जा सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो है पैसा जो है फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लिक्विडेट डैमेज आपको देना पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपके तहत चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके साथ जो है एक्शन लिया जा सकता है अगर आप उसको सही से काम नहीं कीजिएगा तो। अगला सवाल क्या कहता है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्कस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बताइए। ठीक ना, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस पे भी कुछ कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला पार्ट है ये आपका रिपीट कर सकता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको गौर से देख के जाइएगा, क्या पता अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका फुल मार्क्स अचीव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें एक सवाल क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का क्या क्या प्रिंसिपल्स है, इस चीज पे हम लोग अभी फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। जैसे देखिए, मान के चलो तुमको किसी चीज का ठेका दिया गया है, तो तुम देखोगे ना कि हमारा जो है प्रॉपर प्लानिंग हो, उसका सही से एग्जीक्यूशन हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। ठीक है, ताकि हमारा जो मकसद है वो मकसद हमारा क्या हो सके, पूरा हो सके। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा जो है सर सबसे पहला प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग और भी कुछ चीज देख लेते हैं, जैसे कि क्लियर स्कोप डेफिनेशन, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। आपको जो है प्रोजेक्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में अच्छे से बता देना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से लिख के समझा दीजिएगा हमको ये चीज चाहिए, ताकि बाद में जाके कोई डिस्प्यूट नहीं हो। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग होना चाहिए। Contract must contain clear clauses regarding payment, time, quality, penalties, dispute resolution। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो है ना हर चीज बढ़िया से मेंशन होना चाहिए कि भाई अगर तुम ये काम नहीं कर पाए हमारा टाइम पे तो तुमको इतना फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये पेनाल्टी लगेगा, क्वालिटी हमारा ऐसा ही होना चाहिए, इतना टाइम में करना ही पड़ेगा। तो ये सारा चीज आपको बढ़िया से वहां पे लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। बात समझ में आ रही है। रिस्क एलोकेशन, रिस्क शुड बी फेयरली एलोकेटेड बिटवीन पार्टीज, कि भैया दोनों पार्टी के बीच में क्या क्या रिस्क है उसको आपको अच्छे से पहले ही बता देना पड़ेगा, समझा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है।
टाइम मैनेजमेंट का अगर बात किया जाए कि आपका जो भी शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि कब कौन सा काम शुरू कर देना चाहिए, कितना टाइम में वो काम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बीच में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, मटेरियल खत्म हो गया, वो सारा चीज पे आपको क्या करना पड़ेगा, नजर बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल का अगर बात किया जाए, मॉनिटर एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट ओवर रन्स, ठीक ना, एक्सपेंडिचर प्रिवेंट करते हैं ताकि, सॉरी, एक्सपेंडिचर मतलब जो भी हमारा जो पैसा है उस पे हम लोग जो है नजर गरा के रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक पता चला कि सर पैसा ही पूरा खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वो सब दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ पैसा जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, कितना पैसा बचा हुआ, उस पर भी हम लोग ध्यान रखते हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, आपको कोई काम करने का जिम्मेवारी दिया गया है तो उस काम को आप कितना अच्छा तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप आपका जो रिसोर्स भी खत्म नहीं हो, समय पे काम भी पूरा हो जाए, किसी को तकलीफ भी नहीं हो, क्वालिटी के साथ वो काम पूरा हो जाए, तो वो सारा चीज का हम लोग इसमें जो है ध्यान रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के तहत। बात समझ में आ रही है? क्वालिटी एश्योरेंस का काम करेंगे, फॉलो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड कंडक्ट इंस्पेक्शन, हम लोग जो है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और इंस्पेक्शन कंडक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? डॉक्यूमेंटेशन का हम लोग ध्यान रखेंगे, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अप्रूवल, हम लोग जो है कम्युनिकेशन और अप्रूवल का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे। बात समझ में आ रही है? कंप्लायंस विथ लॉज, हमारा जो भी नियम कानून है उसके साथ हम लोग ताल से ताल मिला के चलेंगे। जैसे जो हमारा लेबर लॉज है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, एनवायरमेंटल लॉ है उसको फॉलो करेंगे, टैक्सेशन रूल है वो सारा चीज हम लोग फॉलो करेंगे, कोई भी नियम कानून तोड़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी कर सकता है आपका सवाल। तो 1872 में जो है भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था कॉन्ट्रैक्ट को रिलेटेड, ठीक है, उसको हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। ये हमको क्या देता है, लीगल फ्रेमवर्क देता है कि इंडिया के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनेगा तो उसका क्या नियम कानून होना चाहिए, क्या कायदे का होना चाहिए उसमें, ठीक है, उसका रूपरेखा क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या होगा तो उसको कितना डिटेल में बताना पड़ेगा, वो सारा चीज इसके तहत बताया गया है। सबसे पहला तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पहले बताया गया है, ठीक है, तो कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के अनुसार हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। दूसरा बात क्या है सर, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए इस चीज की भी जानकारी हम लोग रखेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, सामने वाला क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन की, अगर ये काम आप नहीं कीजिएगा तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आपको ये फिर जवाब देना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट पार्टीज के बारे में, फ्री कंसेंट के बारे में, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर्ड वर्ड, मतलब कोई भी चीज जो भी है आपका कुछ भी छुपाना नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको एक एक चीज उसमें जो है मेंशन कर देना है। चलिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है, चार पांच तरह का होता है। सबसे पहला एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको आप चाहें तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में जो पूछा गया उसके अनुसार हम शॉर्ट में आपको बता दिए। चलिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जानना जरूरी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रीच। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो चीज लिखा हुआ था आप उसके अनुसार काम नहीं कर पाए, आपको कहा गया था 18 महीना में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, आप 18 महीना में नहीं कर पाए, आपको कहा गया था इतना क्वालिटी का आपको मटेरियल देना, आप वो नहीं कर पाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मतलब जो कहा गया था, जो बताया गया था, आप उसके अनुसार काम नहीं कर पाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, रेमेडीज फॉर ब्रीच, ब्रीच का लिए क्या क्या रेमेडीज है, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, रेसिशन, ये सब हमारा जो है कुछ कुछ रेमेडीज है ब्रीच से रिलेटेड। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट का हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोले हैं कि वीडियो हमारा जो है दो तीन पार्ट में बना हुआ है, ठीक है, तो इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, लेकिन हाँ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से देख के जाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अच्छा कमेंट में ये भी आप हमको बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो है सब्जेक्ट अलग अलग है। चलिए, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर फीचर्स, अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट बताइए और उसका फीचर्स बताइए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहला हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो हमारा है लंपसम कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है सर, लैमसम कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमारा क्या आता है, फिक्स्ड प्राइस आता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका क्या आएगा सर, फिक्स्ड प्राइस आ जाएगा कि आपको प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, एक ही बार में आपको बता देना पड़ेगा कि हाँ आपका काम जो है इतना अमाउंट में हो जाएगा। सुटेबल व्हेन स्कोप इज क्लियर, जब आपको हर चीज क्लियर है तो उस समय ये बताया जा सकता है कि हाँ इस चीज को करने में इतना पैसा लगेगा, इतना में आपका सारा काम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बियर्स कॉस्ट रिस्क, कॉस्ट रिस्क जो है वो कौन बियर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा। कुछ भी तरह का दिक्कत होगा कॉन्ट्रैक्टर उसको झेल लेगा। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पेमेंट बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटीज, एक्चुअल क्वांटिटी के आधार पे आपका जो है पेमेंट किया जाता है। ठीक है कि आपको बताना पड़ेगा भैया कि इसका ये रेट है, उसका ये रेट है, इसके आधार पे आपका जो है काम किया जाएगा। ठीक ना। चलिए, सुटेबल व्हेन क्वांटिटीज अनसर्टेन, हाँ जब ये चीज कब किया जाता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मालूम नहीं भविष्य में मेरा कितना खर्चा आएगा। ठीक है, जैसे अचानक से कह देगा कि हमको जो है इसमें खिड़की एक और बना दीजिए। ठीक है, कोई कह देगा कि भाई बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें अचानक से कह देगा कि इसमें जो है हमको इंटीरियर वर्क करा दीजिए। ठीक है, दो इसमें एक और पार्टीशन वॉल बना दीजिए। इस तरह का अगर सिचुएशन आता है, मतलब कोई ऐसा चीज आपके सामने रखा गया जिसके बारे में आपको अचानक से बताया गया, तो उस तरीके में आपको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आता है, हाँ भैया अगर तुम एक और दीवार एक्स्ट्रा बनाओगे तो इतना खर्चा आएगा, एक और खिड़की कहोगे एक्स्ट्रा लगाने के लिए इसमें इतना खर्चा आएगा। तो हर एक आइटम के अनुसार उसका रेट तय किया जाता है। तुम जितना बनवाना वो तुम देख लो। ठीक है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि एक चीज क्लियर रहता है, हाँ जो भी खर्चा आएगा उसका इतना परसेंट हमको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, या फिर जो खर्चा आएगा उसका 10% मेंटेनेंस में जाएगा, जो खर्चा आएगा 10% जो है ये इस तरह से, मतलब कोई भी अलग अलग चीज के लिए ना हर चीज का परसेंटेज फिक्स कर दिया जाएगा, उसको हम लोग परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पेमेंट बराबर एक्चुअल कॉस्ट प्लस फिक्स प्रॉफिट, ये हमारा किसके अंडर आ जाएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। सुटेबल फॉर इमरजेंसी वर्क्स। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, क्लाइंट रिसीव्स कंप्लीट प्रोजेक्ट, क्लाइंट जो है इसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट रिसीव करता है। बात समझ में आ गई। चलिए, बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंसेस बिल्ड्स एंड ऑपरेट्स प्रोजेक्ट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट आफ्टर कंसेशन पीरियड। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब जो है आप अपना पैसा लगा के किसी चीज को बिल्ड कीजिए। ठीक है, उसको ऑपरेट करके आप पैसा अपना कमा लीजिए, उसके बाद अब वो आप जो है सरकार को हैंड ओवर कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपको कहीं पे रोड बनाना है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है अपना पैसा लगा के रोड बना लेगा, वहां पे टोल टैक्स लगा के आप जो है रोड का पैसा वसूल लीजिए, उसके बाद आप वो रोड जो है आप सरकार को हैंड ओवर कर दीजिए। तो ये इस तरह का हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देख ले कई तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, एक होता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विद सिंगल पॉइंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो हमारे पास जो है 7 मार्क्स में ये सवाल पूछा गया, 7 तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपको हम बता दिए हैं। कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। समझ गए। एग्जाम में अगर इसी तरह से आंसर लिख दीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिए। समझ गए ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप जो है सारा सवाल डील कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको ऐप पे चाहे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, गुड लक फॉर योर एग्जाम।